Hi guys, so let's get started with exercise 3.1 for exemplar chapter 3 pair of linear equations। यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये वाला ऑप्शन तो आप हटा ही दो। क्या कोई दो लाइंस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? कभी नहीं। एक 2D प्लेन में तो दो लाइंस कभी भी एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है? तो ये तो हटा ही दो। अब हमें ये चेक करना है कि वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। लेकिन ये करना कैसे है? ग्राफ बना के करना है, ठीक है? ग्राफ नहीं बनाना होता तो हम तो कंडीशन चेक कर लेते, इजीली हो जाता, बट अब ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है? ग्राफ बनाने के लिए Let's take the first equation 6x minus 3y plus 10, ठीक है? तो ये हो जाएगा 6x minus 3y और प्लस 10 को उधर ले जाता हूं -10, ठीक है? ये हो गया। अब मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए रहेंगे अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो इस पर 2 पॉइंट्स हम x और y। अब अगर आप यहां चेक करोगे ना, x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ले पाओगे जिससे इंटीजर मिल जाए। x 0 रखने पे y इंटीजर मुश्किल है मिलेगा, y 0 रखने पे x इंटीजर मुश्किल है मिलेगा। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको यहां पर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है? चलो तो देख लेते हैं, सिंपल वैल्यूज ही ले लेते हैं। फिर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, ठीक है? x अगर मैं 1 लूंगा तो ये 6 × 1 6 हो जाएगा, इधर जाएगा और एक्चुअली 1 लेने पे तो ये -16 हो जाएगा। 0 ही ले लेते हैं, इजी कर लेते हैं। 0 x 0 लेंगे तो ये तो खत्म हो गया। -3y इक्वल्स टू -10 होगा, माइनस साइन कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ जाएगी 10/3। 10/3 कितना होता है? 3.3333 होता है। फिर उसके बाद y की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। y 0 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू -10/6 आएगी और -10/6 को सिंप्लीफाई करोगे वो -5/3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट्स पहली इक्वेशन पे या पहली लाइन पर, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन 2x - y + 9। तो 2x - y इज इक्वल टू -9 ऐसा लिख देता हूं, 9 को राइट में लेके गया। अब यहां पर फिर से 2 पॉइंट्स चाहिए मुझे, x और y। ओके, एक बार x 0 ले लेंगे, एक बार y 0 ले लेंगे। ओके, तो x 0 लेंगे तो ये खत्म हो गया, -y इज इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू +9 आ जाएगी। और एक बार y 0 लूंगा मैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? -9/2, तो -9/2 हो जाएगा -4.5। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ। दोनों इक्वेशन की लाइंस पता, 2 पॉइंट्स पता चल गए दोनों इक्वेशंस पर, तो 2 पॉइंट से हम लाइन इजीली फिगर आउट कर लेंगे। चलो तो पहले ये देखते हैं, x 0 पे y 10/3 है, 10/3 की वैल्यू 3.33 होगी, तो x 0 पे y 3.33 मतलब तकरीबन यहां कहीं आएगा ये पॉइंट हो जाएगा पहली लाइन पर y एक्सिस पर। फिर y 0 है तो x -5/3 है, y 0 पे x -5/3, -5/3 होता है -1.6666, तो -1.66 थोड़ा सा 2 के पास होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो अब मैं हाथ से लाइन बनाऊंगा तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, तो ये मैंने पहले से ही बना रखी है। तो ये लाइन बनेगी आपकी फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 6x - 3y, और 10 उधर करके लिख देते जो ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ है। 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, इसकी लाइन ये बन गई। फिर उसके बाद देखो आप ये वाली इक्वेशन की लाइन बनाते हैं। अब तो एक पॉइंट है 0,9, x 0 है तो y की वैल्यू 9, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और y 0 है तो x की वैल्यू -4.5 है, y 0 पे x की वैल्यू -4.5, तो ये बीच एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा। अब अगेन आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो लाइन बनेगी ऐसी, ठीक है? तो ये हो गई लाइन हमारी 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0 की। अब क्या ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं, तो ये किस टाइप की लाइंस हो जाएंगी? ये हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो हेंस इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, जो आप अदरवाइज भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे? a1/a2, b1/b2, c1/c2 वाले कंडीशन से। a1/a2 क्या है? x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, जो कि कितना है? 3/1।
b1 अपॉन b2 कितना है, यह है -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1 इज ऑल्सो 3/1, राइट। और c1 अपॉन c2 कितना है, 10/9 है। तो आप देखो यहां पर a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है, व्हेन दीज टू आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, वही कंडीशन आ रही है। ये दोनों तो बराबर है 3/1, लेकिन इसके बराबर नहीं है, हेंस नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ रही है हमारे पास। और नो सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, दे पैरेलल लाइंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां है हमारे पास द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 and -3x - 6y + 1 = 0 have a unique solution exactly to infinite या फिर no solution। तो exactly to तो कभी होता ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो। यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है, हमें ये बताना है। चलो, तो हमें पता है, क्विक रिकैप ऑफ द कंडीशंस। अगर x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हैं तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि वेदर दे आर इक्वल टू c1 अपॉन c2 या फिर नहीं। अगर ये दोनों c1 अपॉन c2 के बराबर होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे यानी कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, और अगर नहीं होंगे तो पैरेलल लाइंस आएंगी यानी नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलो, तो देखते हैं अब क्या कंडीशन बनेगी यहां पर। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितना है, 1 अपॉन -3 यानी कि -3/1। b1 अपॉन b2 कितना है, b1 है y का कोएफिशिएंट यहां पर 2 और यहां पर है -6, तो 2 अपॉन -6 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, -3/1 आ जाएगा। और वहीं अगर मैं देखूं c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितना आएगी, अब देखो 5 अपॉन 1 आ जाएगी, 5 अपॉन 1 आ रही है यहां पर। तो आप अब देख ही पा रहे हो कि ये दोनों रेशियोज तो क्या है, बराबर है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये 3/1 -3/1 है और ये 5/1 है, सो दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है इन दो इक्वेशंस में, हेंस क्या आंसर होगा यहां पर, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। पैरेलल लाइंस होंगी मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। लाइंस ये दोनों पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If a pair of linear equations is consistent, then the lines will be of what type? Consistent equations अगर हैं तो वो जो lines हैं वो किस टाइप की lines होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, किस टाइप की होगी, या हमेशा ही इंटरसेक्टिंग होगी और कुछ हो ही नहीं सकती, सिर्फ इंटरसेक्टिंग होगी। तो लेट्स सी, हमें पता है ये जो कंडीशन हमारी रहती है कि अगर रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स जो है, अच्छा पहले तो ये दिया हुआ है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब होती हैं, दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट तब होती हैं जब या तो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आ जाए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है द इक्वेशंस शुड हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए या तो इंटरसेक्टिंग होना पड़ेगा या फिर कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट अगर दे दिया तो इसका मतलब लाइंस या तो कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं अब। द लाइंस विल बी पैरेलल, ये तो हटा दो, पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। दे विल बी ईदर कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ये भी जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी हमेशा कोइंसिडेंट हो, इंटरसेक्टिंग भी तो हो सकती है, राइट। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ये भी नहीं हो सकती, कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकती हैं। तो आंसर क्या होगा यहां पर, ऑप्शन सी, दे कैन बी ईदर इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 0 and y is equal to -7 has one solution, two solutions, infinitely many solutions या फिर no solution, ये बताना है।
अब इसको देखो ग्राफिकली सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहां पर। तो मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। 1 2 3 4 so on, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब पहली इक्वेशन पकड़ता हूं मैं, y इज इक्वल टू 0। अब ये कैसी अजीब सी इक्वेशन आ गई, इस टाइप से तो शायद देखी नहीं है हमने। y इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म क्या होता है हमारी इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा रहता है ना, ये जनरल फॉर्म होता है। c लेफ्ट में या राइट में कहीं भी हो सकता है। तो क्या ये जनरल फॉर्म में लिखी है? बिल्कुल लिखी है। दिक्कत क्या है बस यहां पर, x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो ये इक्वेशन पता है क्या लिखी है, ये लिखी है 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, वाई का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये इक्वेशन ऐसी है, इसको ऐसा समझो। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो अगेन 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, x एंड y। ठीक है, x अगर मैं 0 रख दूं तो ये हट गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। x अगर 1 रखूंगा तो भी क्या होगा, x 1 रखने पे 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, हटा दो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी y 0 आ गया। तो क्या समझ में आ रहा है यहां से, x 0 पे भी y 0 है, x 1 पे भी y 0 है, x 3 4 5 6 कुछ भी रखोगे y हमेशा 0 ही रहेगा। मतलब द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x 0 है तो भी y 0 है, ये पॉइंट। x 1 है तो भी y 0 है, ये वाला पॉइंट। x 2 है तो भी y 0, x 3 है तो भी y 0, x -1 है तो भी y 0, x -2 है तो भी y 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू 0, इसकी लाइन बनेगी द सेम एज x एक्सिस। इसकी जो लाइन बनेगी ना वो कैसी बनेगी, सेम एज x एक्सिस। ये हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, राइट। अब यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू -7। तो इसको भी ऐसा सोचो, ये लिखा है 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू -7। अब इसकी अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर से 2 पॉइंट्स चाहिए मुझे, x और y के। तो x एक बार 0 लूंगा, एक बार x 1 लूंगा। x 0 लेंगे तो ये खत्म हो गया, 1 इंटू वाई इज -7, यानी y की वैल्यू -7 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर यहां पर, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो फिर से y की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो यहां से क्या समझ में आता है, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -7 आएगी। तो x 0 पे y -7 है, ठीक है, x 1 पे भी -7, x 2 पे भी -7, x 3 पे -7, x -1 पे भी -7, x -2 पे भी -7। तो ये जो आप लाइन बनाओगे, ये कैसी लाइन बन जाएगी, ये बन जाएगी पैरेलल टू दी x एक्सिस। y हमेशा -7 है, तो ये y इज इक्वल टू -7 की लाइन है और ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। तो ये जो दोनों लाइंस है, ये कैसी लाइंस हो गई, ये हो जाती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो कैसा, क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी। इनका कोई सोल्यूशन है क्या, देयर इज नो सोल्यूशन। ठीक है, इसको लॉजिकली भी आप सोचो, पहला पार्ट बोल रहा है y हमेशा 0 है, दूसरा पार्ट बोल रहा है y हमेशा -7 है। तो जब भाई दो अलग अलग चीजें हैं, एक बोल रहा है y 0 है हमेशा, एक बोल रहा है y -7 है हमेशा, तो क्या कोई कॉमन वैल्यू आएगी y की, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी y की। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझा हमने, ग्राफिकली भी समझा और इसको सिंपली लॉजिकली भी समझ लिया कि इसका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। x तो छोड़ो, y की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी दोनों इक्वेशंस में, तो सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The pair of equations x is equal to a and y is equal to b graphically represents lines which are parallel, intersecting, coincident, intersecting. Okay, अगर intersecting भी है तो किस पॉइंट पर, b, a पर या a, b पर। तो आई होप इतना आपको पता है, जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू। तो x b y a होगा या फिर x a y b होगा, ये हमें फिगर आउट करना है। ठीक है, चलो तो फिर से मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पर, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x,
पॉजिटिव y नेगेटिव y, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन पकड़ते हैं पहले, x इज इक्वल टू a। अब जैसे हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, वैसा ही सोचना है। y की कुछ भी वैल्यू हो, ये पार्ट क्या बोल रहा है, x इज ऑलवेज a। मान लो ये है a, ये है a, x हमेशा a के बराबर होगा। अब x हमेशा a के बराबर होगा, तो जब y0 है तब भी x a होगा, y1 है तब भी x a होगा, y2 है तब भी x a होगा, और सिमिलरली नेगेटिव कैटेगरी उसमें भी, टेरिटरी में भी यही होगा। तो जब ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिलेगी वो आपको ऐसी लाइन मिलेगी, और ये जो लाइन है ना वो क्या होगी, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, मतलब इफेक्टिवली y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी ये, ठीक है। तो ये लाइन बन गई हमारी y एक्सिस के पैरेलल, यहां पर x की वैल्यू हमेशा a ही रहेगी। फिर आते हैं दूसरे पार्ट पे, y इज इक्वल टू b पर। तो जैसा पिछला एग्जांपल किया था वही चीज है यहां पर भी, y हमेशा b है, x कुछ भी हो डज नॉट मैटर, y की वैल्यू हमेशा b है। तो मान लो ये हो गया y b कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x अगर 0 है तो y b होगा, x1 है तो भी y b होगा, x2 है तो भी y b होगा, और नेगेटिव में जाओगे तो भी यही पॉइंट्स यहां मिलते जाएंगे। तो ये जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, या फिर ये सोचो कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब ये जो दो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन लाइंस का सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल है। तो एक तो पॉइंट है ना कॉमन जो दोनों लाइंस पर लाई करता है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो या तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है a, तो पहले हम लिखेंगे a, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है b। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये a, b पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये खत्म हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। चाहो तो आप देख लो इसको, अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। 6th क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस 3x माइनस y प्लस 8 0 6x माइनस ky इज इक्वल टू माइनस 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस बतानी है, तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन ये वाली होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं a1/a2 कितना है। यहां पर a1/a2 कितना है, x का कोएफिशिएंट 3 है और यहां पर 6 है, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। b1/b2 चेक करते हैं कितना है, यहां पर b1 है -1 और यहां पर है -k, तो -1/-k विच इज इफेक्टिवली +1/k, ठीक है। और c1/c2 कितना है चेक करें, c1/c2। अब देखो यहां पर एक इशू है, डायरेक्टली 8/-16 मत ले लेना, क्यों, क्योंकि यहां पर c लेफ्ट में है और यहां पर c राइट में है, तो या तो दोनों को लेफ्ट में लो या फिर दोनों को राइट में लो। तो ये -16 अगर मैं लेफ्ट में लूंगा तो +16 बन जाएगा, तो c1 हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा 16 विच इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन को फिगर आउट करते हैं। a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। तो देखो भाई ये दोनों रेशियोज तो बराबर, मतलब तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये दो रेशियोज तो ऑलरेडी बराबर हैं, हमें बस ये फिगर आउट, मतलब ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों रेशियोज भी बराबर हो जाएं। अगर ये दोनों रेशियोज बराबर होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 into k is k which is equal to 1 into 2 2। तो k की वैल्यू कितना आ रही है, यहां से k की वैल्यू 2 आ रही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ k हियर इज 2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the lines given by this and this are parallel, then the value of k is what? तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये तीन कंडीशंस हैं। इसमें पैरेलल लाइंस कब बनती हैं, जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर हो, लेकिन वो रेशियो c1 c2 के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो चलो फिगर आउट करते हैं कि इनके रेशियोज हैं क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के। तो a1/a2 क्या है, a1 है 3 और a2 है 2, तो ये हो गया 3/2। b1/b2 कितना होगा, b1 है y का कोएफिशिएंट यानी 2k
और B2 होगा यहाँ y का कोएफिशिएंट 5 एंड C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 देखो, अब ये 2 राइट साइड में है लेकिन ये 1 लेफ्ट साइड में है, तो इस 2 को लेफ्ट में लेके आ जाओ, या फिर 1 को राइट में लेके भी जा सकते थे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। 2 लेफ्ट में लेके आओगे तो ये -2 हो जाएगा अपॉन ये 1 लेफ्ट में ऑलरेडी है +1। तो हमारी जो कंडीशन है A1 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 should not be equal to C1 upon C2. So 3/2 should be equal to 2k by 5, but they should not be equal to -2/1. तो अब देखो ये दो रेशियोज पता है, तो ये दो बराबर होने चाहिए लेकिन इसके बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये देखो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो ये एक चीज तो हो गई कि ये रेशियो इसके बराबर नहीं होगा, वो तो फिक्स हो गया। बस अब हमें मेक श्योर ये करना है कि ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएं। अब ये दोनों रेशियोज बराबर हो जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 15 इज इक्वल टू 2 × 2 4k, तो यहां से k की वैल्यू कितना आ जाएगी 15/4 आ जाएगी, k आ जाएगा 15/4। अब k की वैल्यू 15/4 यहां रखोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बट ये दोनों इसके बराबर नहीं होंगे, तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ रही है, ऑप्शन सी 15/4। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपको फिगर मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये 3 कंडीशंस क्या है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The value of C for which the pair of these equations have infinitely many solutions. अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। Infinitely many solutions चाहते हो आप। Infinitely many solutions के लिए आपके पास ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। अब इस कंडीशन के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ C है और यहाँ पर है 6, ठीक है। फिर B1 अपॉन B2 देखते हैं, वो कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट -1 और यहाँ पर -2, तो -1 अपॉन -2 विच इज इफेक्टिवली +1/2। और C1 अपॉन C2 देखते हैं, अब C1 अब दोनों राइट साइड में है तो इन दोनों का एज इट इज रेशियो ले लो 2/3, ठीक है। अब जो कंडीशन हमसे कहती है वो कहती है ये तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए। C/6 शुड बी इक्वल टू 1/2 शुड बी इक्वल टू -2/3। अब अगर तुम यहां पर ये सॉल्व करने लगोगे तो C की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, ये दोनों रेशियोज तो आप बराबर कर लोगे C की वैल्यू निकाल के, बट क्या आप इन दोनों को बराबर कर पाओगे, विल दे बी इक्वल? भैया C की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये दोनों रेशियोज तो बराबर होंगे ही नहीं कभी। तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है, क्या ये सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। C की कुछ भी वैल्यू रखने पे आप ये दो तो बराबर कर लोगे, लेकिन इसको इसके बराबर कैसे कर पाओगे, 2 को 3 के बराबर कैसे कर पाओगे? तो सिमिलरली हाफ को -2/3 के बराबर हम नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आंसर होगा नो वैल्यू। C की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसपे तीनों रेशियोज बराबर हो जाएं। 2 रेशियोज बराबर कर सकते हो लेकिन तीनों को आप बराबर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नो वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कई लोग इस क्वेश्चन में इसी चीज में फंसेंगे कि C की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, 6/2 3 ऑप्शन ए मार्क कर दिया और आगे बढ़ गए। आपको भाई तीनों रेशियोज फिगर आउट करने होते हैं, तीनों रेशियोज का देखना पड़ता है, नॉट जस्ट वन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज दिस, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी व्हाट? ठीक है, तो डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस डिपेंडेंट कब होती हैं? व्हेन आर इक्वेशंस डिपेंडेंट, सॉरी इक्वेशंस डिपेंडेंट कब होती हैं? जब कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तब डिपेंडेंट होती हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? ये होती है A1 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 शुड बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये होती है डिपेंडेंट इक्वेशंस की कंडीशन, डिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। तो अब अगर दो इक्वेशंस डिपेंडेंट हैं तो एक से दूसरी हम इजीली बना सकते हैं। मान लो अगर एक इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो अनदर डिपेंडेंट इक्वेशन, अनदर डिपेंडेंट इक्वेशन
कैसे बनेगी? इसमें सिंपली कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर दो, तो k टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम दूसरी डिपेंडेंट इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मुझे ये इक्वेशन दी हुई है तो अनदर डिपेंडेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी? k टाइम्स ऑफ -5x प्लस 7y, और इस 2 को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगी -5 इंटू k इंटू एक्स प्लस k इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू k इंटू वाई माइनस k इंटू -2 इज -2k इज इक्वल टू 0। तो k की अलग अलग वैल्यूज पे मुझे अलग अलग डिपेंडेंट इक्वेशन मिलती जाएगी। ये k की अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे तो जो भी इक्वेशन बनेगी ना वो इस पे डिपेंड होगी। ये सिंपल फंडा होता है डिपेंडेंट इक्वेशंस का। ठीक है, अब आप देखो यहां पर कि अगर मैं कंसिडर करता हूं ऑप्शन ए अगर मैं कंसिडर करूं तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहां? -5k, वो होना चाहिए किसके बराबर? +10 के बराबर। अगर मेरी ये डिपेंडेंट इक्वेशन पहली वाली के बराबर होती, मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं, तो फिर x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी सेम होना चाहिए। तो अब x का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? -5k को 10 के बराबर कर देंगे। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू कितना आ जाएगी? -2 आ जाएगी। इसका मतलब k -2 है। अगर k में -2 यहां रख दूंगा तो -5 इंटू -2 प्लस 10x बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा कितना? 7 इंटू -2 यानी -14y, लेकिन गड़बड़ हो गई, यहां तो +14y है। तो भाई k की वैल्यू -2 पे तो जो डिपेंडेंट इक्वेशन बनेगी वो ये वाली तो नहीं बन सकती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो तो आप फटाफट कर भी सकते हो, मैं तो एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं। ठीक है, अगर ये इक्वेशन ऑप्शन बी वाली इक्वेशन के जैसे होगी तो अगेन x का कोएफिशिएंट जो यहां है वही होगा, x का कोएफिशिएंट यहां पर -10। तो यहां से समझ में आता है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। माइनस माइनस साइन कैंसिल्स आउट, 10/5 k2 आ जाएगा। k2 यहां रख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? -10x 7 इंटू 2 इज +14y। अब आप देखो ये -10x तो आ गया लेकिन +14 है और यहां -14 है, तो फिर से इक्वेशन सेम नहीं मिल रही है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक, फिर अब आप चेक करोगे ऑप्शन सी के लिए। ऑप्शन सी के लिए चेक करते हैं तो अगेन x का जो कोएफिशिएंट यहां पर है वो हमें चाहिए x के कोएफिशिएंट यहां के बराबर यानी -10 के बराबर। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। k +2 रखूंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी क्या? -10x + 14y -4 इज इक्वल टू 0। क्या ये आ रही है? थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। -10x तो ठीक है, -10x +14y भी आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहां -4 आना चाहिए, लेकिन यहां लिखा हुआ है +4, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन डी बचा, वही सही आंसर होगा, लेकिन एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। ऑप्शन डी में x का कोएफिशिएंट -5k जो है वो बराबर होना चाहिए 10 के, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। ठीक है, अब k की वैल्यू अगर -2 आ जाती है तो इसमें मैं पूरे में -2 पुट कर देता हूं, तो -5 इंटू -2 प्लस 10x आ गया, 7 इंटू -2 -14y आ गया, और -2 इंटू -2 +4 आ गया इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं क्या ये सेम इक्वेशन बन रही है। वेल यहां पर +4 लेफ्ट में था, इसको राइट में ले जाओगे तो वो -4 बन जाएगा राइट में जाके। ठीक है, तो यही इक्वेशन मिल रही है ना हमारी ऑप्शन डी वाली जो है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या हो रहा है? सारे कोएफिशिएंट्स जो है ना और कांस्टेंट टर्म तीनों मैच कर पाएंगे, सिर्फ ऑप्शन डी में ए बी सी में तीनों मैच नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है यहां पर? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज व्हाट? इन चारों में से ये इन चारों ऑप्शंस में दो इक्वेशन दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि चारों ऑप्शन में जो दो इक्वेशन दिए हैं उनका ये सॉल्यूशन होना चाहिए और ये यूनिक होना चाहिए सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, उनमें से एक सॉल्यूशन ये हो जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना।
अगर आपने सिर्फ ये चेक कर लिया और ये चेक नहीं किया कि यूनिक है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं दो इक्वेशंस के, उन इनफाइनाइट में से ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम फिर दोनों चीजें चेक करेंगे, यूनिक है या नहीं, और x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3 सॉल्यूशन है या नहीं। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं सबसे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। पहले मैं चेक करता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। a1 अपॉन a2 जो है वो कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है वो है 1 अपॉन -3। तो ऑब्वियसली 1/2 और ये -1/3 बराबर तो नहीं होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन तो है हमारा यहां पर। लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3 है क्या? तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप तो वैल्यू पुट करके देखो, यहां पर x2 पुट किया तो 2 प्लस -3, ये कितना आ जाएगा -1, और लेफ्ट हैंड साइड भी -1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है ये दो पॉइंट्स, ये दो वैल्यूज। यहां पर पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू 2 4, -3 इंटू वाई इज -3, -3 इंटू -3 +9 हो जाएगा। तो 4 + 9 कितना होगा 13 हो जाएगा, जो -5 के बराबर नहीं है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसमें मैं पहले क्या है ये वैल्यूज चेक कर लेता हूं। ऑप्शन बी क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11 एंड 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -22। चलो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन चेक करने के पहले वही यूनिक है या नहीं ये फिगर आउट करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं इनका। तो a1 अपॉन a2 कितना है 2/4, 2/4 हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है, b1 अपॉन b2 होगा 5/10, ये भी क्या हो गया 1/2। तो ये दोनों रेशियोज तो कैसे आ गए, बराबर आ गए। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए थे। तो भाई सॉल्यूशन भले ही ये हो इन दोनों का, लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन है तो फिर इनफाइनाइट होंगे। तो ये भी गया, ये भी गया, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑप्शन सी देखते हैं। तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए, सी देखते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 चेक करते हैं, वो कितना है 2/3 है। b1 अगर अपॉन b2 चेक करेंगे तो -1 अपॉन 2 आएगा। तो वैल्यू तो छोड़ो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अब चेक करते हैं कि सॉल्यूशन जो है 2, -3 वो सेटिस्फाई करता है इन्हें या नहीं करता। तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 4, माइनस y कितना है -3, तो ये तो 4 + 3 हो गया विच इज 7, और राइट हैंड साइड तो 1 था। तो ये जो पॉइंट है 2, -3 वो फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है यहां पर। ठीक, अब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड, तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में इक्वेशंस हैं हमारे पास क्या, x माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और है 5x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 चेक करें, कितना आएगा ये 1/5, और b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, ये कितना आएगा -4 अपॉन -1, जो कि 4 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये 1/5 है, ये 4/1 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो हम चेक करते हैं कि भाई इन दोनों का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है वो है सॉल्यूशन या नहीं है। तो x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 -4 टाइम्स ऑफ -3, तो -4 इंटू -3 +12 बन जाएगा,
और ये है -14। तो 2 + 12 14, 14 - 14 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया और राइट हैंड साइड भी 0 है, तो LHS RHS दोनों बराबर हो गए, मतलब 2, -3 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, यहां पर आते हैं 5 × x, x है 2, 5 × 2 10 हो जाएगा, -y तो -3 यानी कि +3 हो जाएगा, और ये है -13, 10 + 3 = 13, 13 - 13 हो जाएगा 0, और राइट हैंड साइड भी क्या है 0 है, तो LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब 2, -3 इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी करता है, और यूनिक सोल्यूशन तो है ही, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इन दो इक्वेशंस का जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक ही आएगा, और वो क्या सोल्यूशन आएगा 2, -3 आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। If x is equal to a and y is equal to b is the solution of the equations x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then the values of a and b are what? ठीक है, तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से कैसे भी चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन है x minus y is equal to 2 और दूसरी है x plus y is equal to 4। मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। अब ऐड करूंगा तो x + x हो जाएगा 2x। क्यों ऐड कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है एलिमिनेशन मेथड से दिख रहा है मुझे कि y एलिमिनेट हो जाएगा। एक जगह +y है कोएफिशिएंट और एक जगह -y कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होंगे, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 + 4 हो जाएगा 6। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू के लिए आप यहां x3 पुट कर दो, ये 3 उधर जाएगा, 4 - 3 बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमारा इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। आपको बोला है x = a इज द सॉल्यूशन and y = b is the solution of these two equations। तो मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 3 और b की वैल्यू क्या हो गई 1। तो पहले a और बाद में b बताना है, तो 3, 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चल, क्या है यहां पर, अरुण हैज ओनली 1 rupee and 2 rupee coins with her। अरुणा है, ठीक है। If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is 75, then the number of ₹1 coins and ₹2 coins are respectively how much? ठीक है, तो let the number of ₹1 coins be x and let the number of ₹2 coins be y। ये हम समझ लेते हैं। 1 रुपए के x कॉइन्स हैं और 2 रुपए के y कॉइन्स मान लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उसके पास वो कितना दिया हुआ है, 50 कॉइन्स दिए हुए हैं। मतलब, अरे y मानना था, b क्यों मान लिया, सॉरी, इसको y कर लो, दिस इज y। चलो, तो टोटल कॉइन्स जो है उसके पास वो कितने दिए हुए हैं, टोटल कॉइन्स 50 दिए हुए हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों का सम x + y शुड बी इक्वल टू 50। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कूल। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, देखो, The amount of money with her is 75, टोटल 75 रुपीज है। अब देखो, 1 रुपए के अगर x कॉइन्स हैं तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी, जो टोटल वैल्यू है उस पे ध्यान देते हैं हम। टोटल वैल्यू 75 है, तो ये जो टोटल वैल्यू 75 है वो कैसे आएगी, 1 रुपए के x कॉइन्स हैं तो इनकी टोटल वैल्यू होगी 1 × x, और 2 रुपए के y कॉइन्स हैं तो इनकी टोटल वैल्यू होगी 2 × y। तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 × x + 2 × y हो जाएगी, जो 75 के बराबर होगी। तो x + 2y इज इक्वल टू 75। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है इतना, आई होप। तो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास x और y में, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई कैन से कि x की वैल्यू क्या होगी, 50 - y। x की वैल्यू होगी 50 - y। नाउ वी सब्स्टिट्यूट
x इन दी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह क्या आ जाएगा, 50 माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा 50 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 75। 50 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, और y अगर 25 आ गया तो यहां से देयरफॉर वी कैन से x की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये वाली जो है यहां से x की वैल्यू होगी 50 माइनस द वैल्यू ऑफ y जो कि है 25। तो x कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपी 1 coins are 25 and rupees 2 coins are also 25। कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि x और y की जो टोटल कॉइन्स है ना वो बराबर आ रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ी और वो फिर 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमें इजीली आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, द फादर्स एज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। कब की बात कर रहा है नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट मान लो प्रेजेंट एज की बात कर रहा होगा। तो ये समझो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है 6 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, 4 years हेंस, हेंस मतलब फ्यूचर में, आगे जाके, तो 4 साल बाद age of father will be 4 times his son's age. The present ages in years of son and the father are respectively what? अब देखो इस क्वेश्चन को आप 2 वेरिएबल लेके भी कर सकते हो कि फादर की एज x मान ली, सन की एज y मान ली। मैं उस तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसको सिंगल वेरिएबल में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो ऐसा बोलेगा नहीं कि 2 वेरिएबल बना के सॉल्व करो या सिंगल वेरिएबल बना के करो, तो इसको सिंगल वेरिएबल से बना के करते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन बी s years। प्रेजेंट एज बेटे की हमने मान ली s, तो क्या बोला है, फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज। देखो एजेस के मामले में ये समझ में आना चाहिए कब की एज है। आज की एज अगर x मानी है तो नेक्स्ट ईयर की एज x नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर उस बंदे की एज x+1 हो जाएगी, 1 साल पहले उसकी एज x-1 हो जाएगी। तो ये जो आप x s जो भी वेरिएबल अज्यूम करते हो, मेक श्योर आपको समझ में आए कि ये कब की एज है, क्योंकि एज हर साल चेंज होती है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, सन की एज s है तो फादर की क्या हो जाएगी 6 into s। अलग से वेरिएबल मत मानो, s के टर्म्स में ही डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद 4 years hence, आफ्टर 4 years क्या होगा 4 साल के बाद, सन्स एज क्या हो जाएगी 4 साल के बाद। भाई आज ऐसा है तो 4 साल के बाद 4 साल उसमें ऐड हो जाएंगे, s+4 हो जाएगी। फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज आफ्टर 4 years क्या हो जाएगी, आज 6s है तो 4 साल बाद हो जाएगी 6s+4। ठीक है, तो अब 4 साल के बाद क्या बोला है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो ये जो फादर की एज है ना 6s+4, ये जो एज है ना दिस इज 4 टाइम्स द सन्स एज। सन की एज क्या है उस समय s+4 है। ठीक है, ये गलती मत करना कि 4 into सन की प्रेजेंट एज कर दिया, नहीं, जब उसने बोल दिया 4 साल बाद तो दोनों की एज 4 साल बाद की कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंगल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, इजीली सॉल्व होना चाहिए। तो 6s+4 इज इक्वल टू 4 into s प्लस 4 into 4 16। तो 6s माइनस 4s 2s हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। द वैल्यू ऑफ s कम्स आउट टू बी 6। तो सन की प्रेजेंट एज क्या है 6 years है। और क्या निकालना था, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड द फादर। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज कितनी थी प्रेजेंट एज 6 into s, तो 6 into 6 यानी कि 36 years। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्रेजेंट
ages of son and father are 6 years and 36 years respectively. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो देख लो एक बार, इसको अच्छे से समझ लो. एंड दिस वाज द लास्ट question for exercise 3.1. In the next video, we'll be discussing exercise 3.2. Thank you.